नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हम जिसे वेस्टर्न थिंकर हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक वाला जो पार्ट है हमारे, जो BA थर्ड ईयर में चलता है, उसमें तीन महत्वपूर्ण विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो। इनको सामाजिक समझौता संबंधी विचारक भी कहा जाता है, हॉब्स को, लॉक को, रूसो को, तीनों को सम्मिलित रूप से, क्योंकि तीनों ही राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं। राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो प्राकृतिक रूप से हुई है। राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक है। सबसे बड़ा नाम इसमें अरस्तु का ही आता है, हमने अरस्तु में पढ़ा भी था। अरस्तु कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक रूप से आया है। सबसे पहले इस धरती पर मनुष्य आया, मनुष्य से परिवार बने, परिवार से समाज बने और समाज से राज्य बना। तो राज्य आया तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए था कुछ, लेकिन जब उसने अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया, मनुष्य के व्यक्तित्व का जो विकास है वो राज्य में ही हुआ, इसलिए राज्य अब तक बना हुआ है। तो अरस्तु राज्य को कैसा मानते हैं? प्राकृतिक मानते हैं। लेकिन जो हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों हैं, ये विचारक हैं, ये राज्य को कैसा मानते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब राज्य प्राकृतिक नहीं है, राज्य अपने आप नहीं बना है, जैसा अरस्तु ने कहा है, ऐसा ये तीनों विचारक नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि राज्य प्राकृतिक नहीं है। लोगों को जब आवश्यकता महसूस हुई, जब लोगों को राज्य की जरूरत महसूस हुई, तब लोगों ने समझौता करके किसका निर्माण किया? राज्य का निर्माण किया। राज्य प्राकृतिक नहीं है, राज्य कैसा है? कृत्रिम है। राज्य को लोगों ने बनाया है। और राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं। एक समझौता हुआ, उसके द्वारा राज्य अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार हॉब्स, लॉक, रूसो है, ये राज्य को की उत्पत्ति को कृत्रिम मानते हुए ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत देते हैं। ये राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा मानते हैं, इसीलिए हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को सामाजिक समझौते का प्रतिनिधि विचारक भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ इनके विचारों के बारे में जान लेते हैं। क्यों इनको सामाजिक समझौते का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है? हॉब्स, प्रारंभिक चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी सी एक बार। लॉक और रूसो तीनों ही मानते हैं कि राज्य कृत्रिम है, राज्य को लोगों ने बनाया, लोगों को जरूरत महसूस हुई तब राज्य अस्तित्व में आया। तो तीनों ही विचारक राज्य को पहली बात तो कृत्रिम मान रहे हैं, ये भी कृत्रिम, ये भी कृत्रिम। तीनों ही जो विचारक हैं अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए वो एक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। प्राकृतिक अवस्था की क्या कर रहे हैं? ये भी कल्पना कर रहा है, और प्राकृतिक अवस्था की ये भी कल्पना कर रहा है। कल्पनात्मक है। ये मानते हैं कि ऐसी अवस्था कभी रही होगी। तो हम सिद्धांत दे रहे हैं तो एक कल्पना करना जरूरी है मस्तिष्क में। ये मानते हैं दार्शनिक रूप से, हॉब्स कहता है कि मेरी जो प्राकृतिक अवस्था है ऐतिहासिक रूप से गलत हो सकती है, लेकिन दार्शनिक रूप से सत्य है, ऐसा मैं मानता हूं। तो कल्पित प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हैं। कल्पित प्राकृतिक अवस्था में जो हॉब्स कहता है कि उस समय लोग रहते थे, लेकिन लोगों का जो स्वभाव था वो पाशविक, कमीना, दुष्ट, एकाकी, क्षणभंगुर ऐसा था। पूरी तरह ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन लोग मनुष्य का स्वभाव हॉब्स से बिल्कुल विपरीत मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं,
मनुष्य उस समय विवेकशील था, दयालु था, नैतिकता उसमें थी, सहयोगी था, मिलकर रहता था। तो हॉब्स मनुष्य को पाशविक, कमीना, दुष्ट मानते हैं, और लेकिन लॉक जो मनुष्य को विवेकशील, दयालु, सहयोगी मानते हैं। जबकि रूसो कहते हैं कि मनुष्य उस समय आदर्श बर्बर था। मतलब मनुष्य था लेकिन बर्बर की भांति था, पशु तुल्य था, निष्पाप, क्या अच्छा है क्या बुरा से कुछ नहीं पता, अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं था इसको। तो ये बुरा मान रहा है, ये अच्छा मान रहा है, ये उसे आदर्श बर्बर मान रहा है। ये तो हो गई उनके मनुष्य का स्वभाव। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित है। हॉब्स ने उस समय गृह युद्ध चल रहा था, इसके अकॉर्डिंग जैसा लोगों का स्वभाव रहता है ऐसा माना। लॉक ने जो इंग्लैंड की उस समय परिस्थितियां देखी उसके अकॉर्डिंग इसको माना, और रूसो ने जैसा मनुष्य का स्वभाव देखा अपने अनुसार उसके अनुसार माना। हॉब्स इंग्लैंड का है, मैं ये भी बता दूं आपको, लॉक भी इंग्लैंड का है, और जो रूसो है वो स्विट्जरलैंड, जिनेवा जिसे हम बोलते हैं, वहां इसका जन्म हुआ, बाद में फ्रांस चले गए। तो ये यहाँ बात हो गई, मनुष्य का स्वभाव हो गया, कल्पित प्राकृतिक अवस्था है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। फिर आगे ये बता रहे हैं, हॉब्स कहता है कि वहां पर जो प्राकृतिक अवस्था थी वो संघर्ष की अवस्था थी, लोग झगड़ा कर रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे, आत्मरक्षा का अधिकार था, जिसके लाठी उसका भैंस चल रहा का सिद्धांत यहाँ पर था। तो कुछ समझदार लोगों ने इस अराजकता अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, अपने आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने समझौता किया, लोगों ने समझौता किया, और लोगों ने समझौते के बाद शासक को चुना। लोगों ने समझौता किया, किसका चुना? शासक को चुना। शासक का नाम है लेवियाथन। तो यहां पर लोगों ने जो समझौता किया वो किसके लिए किया? आत्मरक्षा के अधिकार के लिए, आत्मरक्षा के अधिकार। यहां पर जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य सहयोगी है, विवेकशील है, समझदार है, मिलकर रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है प्राकृतिक अवस्था में? कि लोगों को 3 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 प्रकार के अधिकार हैं प्राकृतिक अवस्था में। अधिकार है, लोग इन अधिकारों के साथ जी भी रहे हैं, लेकिन समस्या क्या आती है? मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आ गया समाज में जो इन अधिकारों को तोड़ दे। मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे के व्यक्ति को मार दिया, उसके जीवन के अधिकार को खत्म कर दिया, एक व्यक्ति ने दूसरे की संपत्ति छीन ली, एक व्यक्ति ने दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया, तो उसको दंड देने की शक्ति किसके पास है? नहीं है ना, उस समय कोई राज्य नहीं है, कोई शासक नहीं है। शासक नहीं है तो जो व्यक्ति कानूनों को तोड़ेगा, जिन व्यक्ति इन अधिकारों को खंडित करेगा, उनको दंड कौन देगा? तो इन अधिकारों की रक्षा करने की उचित व्यवस्था प्राकृतिक अवस्था में नहीं है। इसलिए अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोग समझौता करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 समझौता होते हैं। एक तो सबसे पहले लोग समझौता करते हैं, उसके द्वारा एक क्या अस्तित्व में आता है? खुद को समुदाय के रूप में वो इकट्ठा कर लेते हैं। लोग खुद को किसके रूप में इकट्ठा करते हैं? समुदाय के रूप में। और दूसरा जो समझौता है वो समुदाय और शासक के बीच में हो रहा है। तो पहले 2 समझौता है। पहले समझौते के द्वारा लोग ने क्या बना दिया? किसके रूप में इकट्ठा हो गए? समुदाय के रूप में इकट्ठा हो गए। दूसरा जो समझौता है उसमें समुदाय और शासक आमने सामने है। समुदाय ने कह दिया हम सारी शक्ति आपको दे रहे हैं, सारे अधिकार में आपको दे रहे हैं, आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है, इसके बदले हम आपकी सारी बात मानेंगे, आप जो दिशा निर्देश देंगे उनका हम पालन करेंगे। ये रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है, आदमी मनुष्य पशु तुल्य है, निष्पाप है, आदर्श बर्बर है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे चलता है कुछ चतुर लोग संपत्ति बना लेते हैं और कुछ गरीब लोग रह जाते हैं। चतुर लोग संपत्ति जब बना लेते हैं तो संपत्ति फिर धीरे धीरे क्या होता है? संपत्ति को लेकर झगड़ा चालू हो जाता है। रूसो बोलता है कि संघर्ष जब शुरू होता है जब एक व्यक्ति ये बोल देता है कि संपत्ति का टुकड़ा या भूमि का टुकड़ा मेरा है। तो जब वो चतुर लोग संपत्ति बना लेते हैं तो फिर ये बात आगे बढ़ जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, और इस झगड़े से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? समझौता करते हैं।
तो ये संपत्ति को लेकर जो विवाद हुआ है यहाँ पे, उससे बचने के लिए लोग समझौता कर रहे हैं। यहाँ प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, और यहाँ आत्मरक्षा के अधिकार के लिए समझौता करते हैं। अब समझौता हो गया। अब समझौते के द्वारा, ये समझौता हुआ, इसमें समझौते के द्वारा क्या बन गया? शासक। इसका नाम है लेवियाथन। सारे लोग बात मानेंगे लेवियाथन की। इसके बदले वो लोगों के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करेगा, लोगों की रक्षा करेगा। लोग उसके बदले उनके जो दिशा निर्देश होंगे शासक की, उनकी बातें वो मानेंगे। लेकिन हॉब्स इसमें एक बात बोल देता है, यदि शासक लोगों के जीवन के अधिकार संकट में डाले, उनके जीवन के अधिकार को खंडित करे, उनको जीवन के अधिकार से वंचित करे, तो लोग लेवियाथन का या शासक का विरोध कर सकते हैं। तो एक विशेष परिस्थिति में हॉब्स शासक को विरोध करने का अधिकार देता है, अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में वो लोगों से कहता है कि उन्हें शासक के सारे निर्देश, सारे कानून मानने चाहिए। शासक ही कानून का निर्माता है, वही न्याय का स्रोत है, उसे दंड देने की समझ शक्ति है। तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र का समर्थक नजर आ रहा है हॉब्स, और लोगों और एक विशेष परिस्थिति में जीवन का अधिकार खंडित होने पर वो लोगों का विरोध करने का अधिकार देगा। लॉग में भी समझौता हो गया और एक शासक आ गया, लेकिन यहाँ पर समझौते का स्वरूप दूसरा है। यहाँ पर जो शासक है उसके पास सारी शक्ति नहीं है। यहाँ पर लोगों और शासक के मध्य समझौता हुआ है, उसके मध्य ये तय हुआ कि हम अधिकार की रक्षा का दायित्व आपको दे रहे हैं। जो हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इनकी रक्षा का दायित्व आपके पास है। आपके दिशा निर्देशों को हम मानेंगे, लेकिन यदि आप हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा सही तरीके से ना कर पाए, यदि आपने तानाशाह होने की कोशिश की, आपने हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करने की कोशिश की, तो हम आपको पद से हटा देंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो शासक है वो तानाशाह नहीं है, सर्वाधिकारवाद नहीं है। यहाँ पर जो पावर है वो किसके पास है? जनता के पास है। और जनता की जो प्रतिनिधि संस्था है संसद, उसके पास यहाँ पर पावर है। यदि शासक सही तरीके से कार्य न करेगा तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो कई लोगों ने इसे क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा है, क्योंकि बार बार यदि छोटी छोटी बातों पर भी जनता शासक से असंतुष्ट हुई और उसे पद से हटाने लग जाए, फिर तो बार बार क्रांति होने लग जाएंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोक का शासन है, जो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, वो किस पर आधारित है? सीमित शासन की भावना पर। यहाँ पर शासक तानाशाह नहीं हो सकता। शासक की शक्तियां सीमित है, शासन की जो शक्तियां हैं उस पर अंकुश है, उस पर नियंत्रण है, उसमें लोकतंत्र की जो भावना है वो लोग के सामाजिक समझौते के सिद्धांत में नजर आती है। यदि शासक अपने दायित्वों का निर्वाह सही तरीके से न कर पाया तो लोग उसे पद से हटा सकते हैं। यदि संप्रभुता की शक्ति फिर भी यदि शासक के पास है, लेकिन जनता भी ये बार बार देख रही है कि वो संप्रभुता की शक्ति का यदि सही तरीके से प्रयोग न कर सके, तो लोग उसे पद से हटा सकते हैं। शासक के पास जादुई प्रभु सत्ता है, लेकिन जनता के पास सोई हुई प्रभु सत्ता है। लोगों के पास संप्रभुता की जो वास्तविक शक्ति है वो लोगों के पास है। फिर हम बात करते हैं रूसों के पास। रूसो कहते हैं यहाँ भी लोगों के मध्य समझौता होता है। समझौता क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर संपत्ति को लेकर जब विवाद हो जाता है, कुछ चतुर लोग संपत्ति बना लेते हैं, तो झगड़ा होने के फलस्वरूप जो कुछ समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि अब हमें समझौता करना चाहिए और एक ऐसी सत्ता अस्तित्व में आनी चाहिए जो हमारे इस झगड़े का निपटारा करे और हमें हमारी रक्षा करे। लेकिन रूसो कहता है कि समझौते के द्वारा हम किसी शासक को नहीं चुनेंगे। हम समझौते के द्वारा एक सभा बुलाई जाती है, लोग मिलते हैं एक जगह और सभी लोग जो मिलकर तय करते हैं कि जो भी निर्णय किया जाएगा, जो हमारी सभा है, लोगों की सभा है, तो सभी लोगों की जो मिलकर एक सभा बनी है, सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं और सभी लोगों की जो सभा है जिसके पास आदेश देने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति उनके पास है, तो ये लोगों की सभा है, ये भी यही सभी निर्णय लेगी। हम किसी शासक को नहीं चुनेंगे। ये लोगों की सभा यही निर्णय लेगी और यहाँ पर जो निर्णय है वो सामान्य इच्छा के आधार पर लिया जाएगा। सामान्य इच्छा का तात्पर्य है सबकी इच्छा, सामान्य हित के आधार पर, जिसमें सबका हित है, जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है।
जिसमें सबका वास्तविक जो कल्याण है, सामूहिक हित की जो भावना छुपी हुई है, सर्वजन हिताय की जो भावना है, वो उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर शासक को चुना जा रहा है और राजतंत्र के भाव की के समर्थन की बात जॉन लॉक करते हैं, वो हॉब्स करते हैं, माफी चाहूंगा। जॉन लॉक भी एक समझौते के द्वारा शासक को चुनते हैं, लेकिन जो शासक है वो सीमित शासन की भावना पर आधारित है, उसकी शक्तियां सीमित है, यदि वो सही तरीके से कार्य न कर पाया तो लोग उसे पद से हटा सकते हैं। रूसो, लेकिन जो रूसो है उसके अंतर्गत लोग समझौता तो करते हैं, लेकिन समझौते द्वारा किसी शासक को वो नहीं चुनते हैं। यहाँ पर वो खुद ये निर्धारित कर लेते हैं कि जब भी निर्णय होगा हमारे सभा के द्वारा लिया जाएगा, हम ही मिलकर निर्णय लेंगे, और जो निर्णय लिया जाएगा वो सबका जो कल्याण, जिसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है, और वो भी सर्वजन हिताय, सामान्य हित की भावना जिसमें छुपी हुई है, सामान्य हित का सामान्य कल्याण जिसमें टिका है, जिस पर आधारित है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर किसी शासक को नहीं चुना जा रहा और यहाँ पर निर्णय लेने वाले स्वयं लोग हैं, इसीलिए रूसो अपने इस सिद्धांत के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की स्थापना करता है, जो स्विट्जरलैंड में चलता भी है, हम जानते हैं, और इसका जन्म भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। तो जो स्विट्जरलैंड में जो व्यवस्था प्रचलन में है, वो रूसो इसी बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। हम किसी व्यक्ति को शासक के रूप में नहीं चुनेंगे, जब भी निर्णय लिया जाएगा स्वयं लोगों के द्वारा लिया जाएगा, लोगों के द्वारा प्रतिनिधियों को नहीं चुना जा रहा है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब हम लोग स्वयं कानून बनाने के बारे में निर्णय लेने वाले हैं, स्वयं निर्णय लेंगे, वो अपने किसी प्रतिनिधियों को नहीं चुनेंगे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जब जनसंख्याएं बहुत ज्यादा हैं वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम प्रचलन में आता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं कानूनों का निर्माण नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण उसमें किया जाता है। तो इस प्रकार रूसो के दर्शन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नजर आ रहा है। हॉब्स का जो समझौता है, प्राकृतिक अवस्था है, वो प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक है, क्योंकि समझौते होने से पहले न समाज है, न राज्य है, न सरकार है। समझौता होता है तो समाज, राज्य और सरकार तीनों बन जाते हैं। लोक का दर्शन है, उसमें समाज है प्राकृतिक अवस्था में, क्योंकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, लेकिन राज्य और सरकार नहीं है। जैसे ही समझौता होता है तो राज्य और सरकार भी अस्तित्व में आ जाते हैं, समाज पहले से ही है। लेकिन जो लोक का जो समझौता है वो सामाजिक ज्यादा है, क्योंकि लोक के दर्शन में वो किसी शासक को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि वो जो समझौते के बाद जो शक्ति है वो स्वयं ले लेते हैं। व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण किसी अन्य सत्ता को नहीं करता। व्यक्ति चूंकि कुछ सभा का हिस्सा भी है, जो निर्णय जिसके द्वारा निर्णय लिया जा रहा है, जिसके द्वारा कानून निर्माण किया जा रहा है, इसीलिए व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण स्वयं को कर लेता है। स्वयं चूंकि कानून निर्माण में उसकी भागीदारी भी है, इसीलिए इसका समझौता सामाजिक ज्यादा है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो अगुवा है वो रूसो को माना जाता है। लोक प्रभुसत्ता, सारी प्रभुसत्ता जनता के हाथों में है, इसका भी जो प्रवक्ता है वो कौन है, रूसो है। कानूनी संप्रभुता है वो हमें हॉब्स के दर्शन में नजर आ रही है। संसदीय जो सर्वोच्चता है, संसदीय जो प्रभुसत्ता है, वो हमें जॉन लॉक के दर्शन में नजर आती है। तो हमने इस प्रकार हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, समझा। एक सामान्य दृष्टि से हमने हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। इसके माध्यम से हमें प्रारंभिक रूप से हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को जानने का हमें अवसर मिला है। आपका बहुत बहुत आभार।